नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। जैसा कि हम रोजाना आपको बिहार के जमीनी पत्रकारों से रूबरू करा रहे हैं और जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार थम गया है और कल बिहार में सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, उससे पहले क्या है जनता की मूड। और अभी अभी तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अभी तक पहले चरण के मतदाताओं का परसेंटेज भी जारी नहीं कर पाया है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, तेजस्वी यादव ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है आपको? देखिए प्रेम जी, जिस तरह बिहार में जो चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज जिस तरह चुनाव हुआ, आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है और कल जो है सेकेंड फेज का चुनाव होना है। और विपक्ष को ये पता है कि मेरी स्थिति 20 साल पहले बिहार में क्या थी। आरोप प्रत्यारोप जारी है और जारी रहना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह तेजस्वी यादव जो है सत्ता दल पर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने के साथ साथ ये भी हम बोल रहे हैं कि युवाओं को जो है एक एक घर में हम नौकरी देंगे, यानी गरीब का जो घर है एक एक घर में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जनता को बात नहीं पच पा रही है, क्योंकि आप वो दिन याद कीजिए कुणाल जी, 20 साल पहले जो बिहार की जो हालात थी, बिहार में कुछ सुरक्षित नहीं रहता था और वही कारण था कि उनकी सरकार चली गई। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह विपक्ष यह कह रहा है कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, वोट प्रतिशत का संकेत होता है कि सरकार बदलने वाली है या बदलनी चाहिए। तो 1990 में भी वोट प्रतिशत बढ़ा था जिसमें लालू गवर्नमेंट आई थी, लेकिन उस हालात में गवर्नमेंट आई थी लग रहा था कि नहीं, उस सरकार को आना चाहिए। लेकिन जब सरकार से लोग उब गए तो उसके बाद भी आपको 2020 में भी वोट प्रतिशत बढ़ा था, तो ये भी विपक्ष को लगा था कि कहीं ना कहीं जो है विपक्ष आएगी, लेकिन विपक्ष नहीं आ पाया। और जिस तरह विपक्ष ये कह रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है, बदलाव हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कुणाल जी। देखिए, मामला यह है कि छठ और दीपावली में यहाँ के लोग छुट्टी पाए हुए थे और यहाँ से तमाम लोग बिहार से पलायन कर गए, अन्य प्रदेशों में जाके जो रोजगार तलाश रहे हैं और जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ के वहां काम करते हैं और कितने मजदूर मारे जाते हैं। लेकिन कुछ मजदूरों की स्थिति हम यह कहें कि बिहार में पहले से बहुत काफी सुधरा है। जहां तक फैक्ट्री का सवाल है, तो इसीलिए ही सरकार, एनडीए जो सरकार है, यह बार बार यह बात कह रही है कि नौकरी तो नहीं देंगे लेकिन लोगों को हम उद्योग देंगे। आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह बिहार में लोगों को उद्योग मिल रहा है, अगर आम लोग अब जा रहा है बैंक में तो उनको लोन मिल जा रहा है उद्योग देने के लिए। सरकार यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां से ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं और ये कहां से नौकरी देंगे। जिस तरह मैं आपके उसी बात पे आना चाहता हूँ। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं नौकरी हर घर दूंगा, क्या खर्च होगा नहीं होगा ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर वो नौकरी देंगे तो इसमें शिक्षा का आधार कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बिहार के हर घर के हर परिवार में लोग शिक्षित हैं? बिना शिक्षा के वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे अगर तेजस्वी यादव दे भी देते हैं तो? देखिए, जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा घोषणा पत्र जो जारी किया है तो उसमें नौकरी देने का जारी किया है, उसमें क्वालिफिकेशन का उसने जिक्र नहीं किया है। देखिए, मामला ही फंस जाता है, क्योंकि अब जिस सदी में हम जी रहे हैं, कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर आप नौकरी जो देने की जो बात कर रहे हैं, इसमें 40 से 42 साल के भी वो युवा हैं जो नौकरी के तलाश में भटक रहे, आज तक नौकरी नहीं मिला। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो नौकरी देने की जिक्र कर रहे हैं, एक उम्र सीमा भी उन्होंने निर्धारित नहीं किया है कि हम 18 से 35 के बीच वालों को देंगे या 35 से 42 वालों के बीच देंगे, और क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इस बात को जनता नहीं समझ पा रही है, युवा भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक सुर में कह रहे हैं कि सरकार कह रही नौकरी देने के लिए। और तीसरी बात यह है कुणाल जी कि बिहार में वैकेंसी आपके पास कहाँ पे है? अगर बिहार में कहीं वैकेंसी हो तब तो आप नौकरी देंगे।
तो अब वैकेंसी का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, उसमें 5.5 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया, 20,000 लोगों को हमने नौकरी दिया था। तो 20,000 लोगों को आपने नौकरी दिया था, वैसे लोगों को दिया था जो 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 जगह रिक्त था। और दूसरी बात, जो अनुकंपा पे जो बहाली होती है, जिनके यहाँ कोई पति डेथ कर गया, पत्नी डेथ कर गया, उनके बेटा को नौकरी, उसमें भी इसमें शामिल है। तो वैसे लोगों को नौकरी मिला था। तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि बिहार में इस तरह की वैकेंसी है। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार जो है उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है। तो हमारी एक वरिष्ठ नेता से ही बात हुई, बीजेपी के नेता से भी हमारी बात हुई कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं नौकरी देने के लिए, ये कहां से नौकरी दे पाएंगे। उनको कहना था कि ये देखिए चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में सब पार्टियां इस तरह के कहता है, तो बोले आप लोग को तो भी बोलना चाहिए। बोले कि हमारे पास नौकरी है, नहीं तो हम क्यों झूठ बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को एक बरगलाने का काम चल रहा है। और हम यह कहें कि अब देखिए कल जिस तरह मतदान होगा, 122 मतदान केंद्र, हमें ये कहें कि 122 प्रत्याशियों को कल फिर से चयन किया जाएगा और 14 तारीख को जो है मतगणना होगी। तो ये तमाम बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर बिहार की क्या स्थिति है, किसमें कितना है दम, विपक्ष कितना है मौजूद और सत्ता पार्टी कितना है मौजूद। तो आप भी ये भी देखे होंगे कि जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था, यानी फर्स्ट फेज का, तो उसमें भी राजद के प्रत्याशियों द्वारा कुछ मतदान कर्मियों को पीटा गया था, पुलिस कर्मियों को पीटा गया था। एक संकेत हो गया था कि अभी चुनाव हो रहा है, जब चुनाव में इस तरह का इन लोग के साथ किया जा रहा है तो चुनाव जीतने के बाद लोग क्या करेगा। यानी हम ये कहें कि अगर एक किसी तरह पार्टी को मुद्दा मिलना चाहिए, ये विपक्ष किया और सत्ता इस मुद्दा को उठा लिया। तो हम यह कह सकते हैं कुणाल जी कि अभी बिहार की जिस तरह स्थिति चल रही है और कल चुनाव होने वाला है, स्वाभाविक है कि तमाम पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को अपने पक्ष में करेगी ही। अब यह देखना है कि जनता उनके पक्ष में कितना होती है, उनके बातों पर कितना आती है। जी, अब आप जिस तरीके से पूरा बिहार घूम रहे हैं और अभी आप कैमूर में मौजूद हैं, अगर मैं जनता की नब्ज टटोलने की बात कहूं, क्योंकि हम यहाँ पर जनता के लिए बैठे हैं और जनता की नब्ज को ही हम टटोलने का काम करते हैं, तो जिस तरीके से आपकी जनता से बात हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता जो है वो नरेंद्र मोदी के गोली कट्टे गाने को कैच कर रही है, या विपक्ष के जो नौकरी देने का जो जुमला विपक्ष ने फेंका है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जनता से हमारी बात होती है, हम पब्लिक ओपिनियन भी करते हैं, लोगों से हमारी बातचीत होती है, हम एक लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि किसी ने तो नौकरी नहीं दिया, लेकिन बिहार में जिस तरह अमन चैन है, आज बच्चियां जो है रात में घर से बाहर निकल रही हैं। पहले क्या होता था, दिन में निकलना मुश्किल हो जाता था। और देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट एनडीए के लिए हो गया है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को जो 10-10 रुपए खाते में जो डाल दिया है, काफी यही कारण है कि महिलाएं जो है पूरी तरह से मतदान केंद्र पर आप जाएंगे, किसी मतदान केंद्र पर जाएंगे तो महिलाओं का काफी वहां भीड़ देखा जाता है। आप फर्स्ट फेज चुनाव में भी आपने देखा और कल भी देखेंगे। तो हमने महिलाओं से ही बात किया तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि कोई सरकार हम लोग को पैसा नहीं दिया, हम लोग के पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और जिस तरह 10,000 रुपए जो उद्योग करने के लिए मिला है, और सरकार ने कहा है कि अगर उद्योग अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके बाद 2 लाख रुपए और आप लोग का रोजगार करने के लिए मिलेगा। इसी बात को लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि 10,000 रुपए जो है सरकार वापस ले लेगी। तो लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप सम्राट चौधरी ने भी आप मंच से कहा कि सरकार पैसा लेने वाली नहीं है, एक सहयोग राशि दिया गया उद्योग करने के लिए। यानी साफ तौर पर यह कह दिया है कि नहीं, आपको उद्योग करना है। और अगर हम बात करें कैमूर में, तो देखिए कैमूर में मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत हो गया है। और तमाम जगह गांव जो रिमोट थे, जो पुल से नहीं जुड़ा था, पुल से गांव को जोड़ा जा रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि पहले से बेहतर जो है कैमूर हुआ है, क्योंकि कैमूर एक समय था कि नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन आज नक्सल मुक्त पूरी तरह से हो गया है। और लोगों का मानना है कि नहीं, इस सरकार में अमन चैन और शांति है। मैं कैमूर की एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। कैमूर क्योंकि वो यूपी से सटा हुआ एरिया है, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बिहार में भी आकर राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव भी बिहार में आकर सीधे योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें यहाँ तक कि एक रंगा कहकर और लैपटॉप उनको नहीं चलाने आता है, ऐसी बातें कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या अब यूपी की राजनीति भी जो है वो बिहार की राजनीति में सम्मिलित होती जा रही है?
बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे जिले हैं, बक्सर हो, कैमूर हो, और ये जिले जो है यूपी से जुड़ता है, क्योंकि यहाँ का लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके लिए बिहार यूपी जाते हैं। बिहार से लोग यूपी जाते हैं। तो यही कारण है कि यूपी के जो नेता है पूरी तरह से भाग लिए हैं कैमूर में, और अपनी बातों को इसलिए कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक समय था कि यूपी में जो है पूरी तरह से एक कोहराम मचा हुआ था अपराधियों का, और अपराधियों का तांडव था। लेकिन जिस तरह योगी गवर्नमेंट आई, उस तांडव को खत्म कर दिया, जो बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जानते हैं। और योगी ने इसी बात को कहा, यहाँ पर आके कहा कि देखिए किस तरह यूपी में शांति है और बिहार में भी अभी शांति है। अगर सरकार बदल जाती है तो अशांति पैदा हो जाएगी। और यही कारण है कि यूपी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सपा के हों, आपको इस भाजपा के हों, तमाम नेता जो हैं विभिन्न सभाओं में उन्होंने भाग लिया और बातों को रखा। स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव को मिर्ची जो लगेगी ही भाई, बाहर के नेता आकर के आप कहीं कह सकते हैं जो है अब बिहार जिस तरह हुआ था, तो अब तो पूरी तरह से शांत हो गया है, क्योंकि कल मतदान होना है। तो यूपी के नेताओं का भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, कारण कि 4 विधानसभा यहाँ क्षेत्र है जो राजपूत बहुल्य क्षेत्र है। रामगढ़ में अगर बीजेपी की हम बात करें तो वहां अशोक कुमार सिंह खड़ा है और राजपूत जाति से है, और जगदानंद के पुत्र जो है अजीत कुमार सिंह और राजद से है, और बहुजन समाज पार्टी से पिंटू यादव है। तो और रामगढ़ में पूरी निगाहें लोगों की टिकी हुई है, और कहा जा रहा है कि किसी तरह जो है अजीत सिंह को बचा लिया जाए, क्योंकि अजीत सिंह तो अभी विधायक नहीं है, उनके भाई विधायक थे सुधाकर सिंह, जो लोकसभा सांसद हो गए बक्सर से। तो उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के वहां अशोक कुमार सिंह जीत गए। तो उसको बचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता है कि बच पाएगा। यह बताया जा रहा है कि उनका तीसरा स्थान आएगा, और यही कारण कि कल तेजस्वी यादव का 4 विधानसभा में 4 जगह कार्यक्रम था। उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी, और इसके साथ साथ हम यह कहें कि अखिलेश यादव भी 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने भी पूरी तरह से सभाओं को संबोधित किए। यादव समाज के लोगों को अपने पक्ष में मोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब यह देखना होगा कि यादव पक्ष जो है कितना मुड़े हैं, क्योंकि कल जब मतदान होगा, जब 14 को जब मतपेटी खुलेगी, जब ईवीएम खुलेगा, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। तो मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, अगर जिस तरीके से आपका क्या मानना है कि पहले फेज में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, सारे रिकॉर्ड टूट गए, 64.64% तक वोटिंग मतदान परसेंटेज चला गया, तो सेकंड फेज के इलेक्शन वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, या परसेंटेज जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ था, तो वो आपको हुआ था, हम ये कहें कि 8 तारीख को हुआ था चुनाव। 6 तारीख 8 को हुआ था, सॉरी, हाँ 6 तारीख को चुनाव, हाँ 6 तारीख को चुनाव हुआ था। तो उस समय जो लोग हैं दीपावली छठ मना कभी अभी नहीं गए थे बाहर में, लेकिन आज मैंने देखा कि बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने बोला कि क्या भाई आपको वोट करना या नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग वोट देकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह 4 जिला है, तो हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह 65% जो वोट प्रतिशत हुआ है फर्स्ट फेज में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह इलेक्शन कमीशन द्वारा लगातार प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तो हम यह कहें कि चारों जिला हर समय 62% रहा है। तो अगर 65 प्लस ही करना चाहेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, तो अब यह देखना होगा कि 65% प्लस करता है या उतना ही पर रह जाता है। तो वोट प्रतिशत बढ़ना जो है बढ़ाना है, तो हम लोग को बढ़ाना है, मतदाताओं को बढ़ाना है। तो लेकिन अभी लगता है कि मतदाता है, और कल के बाद ही मतदाता वोट देकर जाएंगे। यहाँ तक कि काउंटिंग हम रिजल्ट सुनकर भी जाएंगे कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनती है। हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ गई। अगर मैं आपसे पूछूं, अशोक कुमार सिंह जो है कि उनको क्या लग रहा है कि अभी सेकंड फेज के इलेक्शन से पहले अभी किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं? महागठबंधन का पल्ला भारी देख रहे हैं या एनडीए का? देखिए, तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो फर्स्ट फेज का जो सर्वे हुआ है, तो अभी तो एनडीए भारी है, और सेकेंड में भी एनडीए भारी होना चाहिए, क्योंकि ये शाहबाद जो क्षेत्र है एनडीए के खाते में ही गया हुआ पिछले बार भी। तो हम यह कहें कि तमाम सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीताराम मांझी हो, तमाम लोगों ने यहाँ पर कैंप भी किया। कैंप करके लोगों को एक एक बातें बताई कि हमारी सरकार ने क्या किया है। तो इनको अगर सीट बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एनडीए पुनः आ सकती है। चलिए, तो ये थे अशोक कुमार सिंह जी, जिन्होंने, ये जमीनी पत्रकार है, जिन्होंने हमें अपने पूरे जमीन से जुड़े हुए मुद्दों से हमें रूबरू कराया। अशोक जी, आपसे फिर मुलाकात होगी सेकंड फेज के इलेक्शन के बाद, और काउंटिंग डे के दिन भी हम आपसे
जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी जमीनी पत्रकार से आपको रूबरू कराएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।